नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम इस समय LT संवर्ग चित्रकला विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चाएं कर रहे हैं और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज भाग 4 मैं आपके सम्मुख से लेके आ रहा हूँ। इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं ये एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए आप इसे मेरे साथ कॉपी में उतारते ले चलिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। भारमल की छतरी के भित्ति चित्र। अब जो भारमल की जो भित्ति चित्री है तो उसमें की जो छतरी है तो वो किस भित्ति चित्री पर आधारित है और जो ये चित्र है ये वर्तमान समय में कहाँ है, ये कहाँ स्थित है। ये अजमेर जयपुर राजस्थान में ये स्थित है। कभी क्वेश्चन आ जाता है भारमल की छतरी के भित्ति चित्र का संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर में स्थित है। और जयपुर, जिसे हम यदि राज्य के बारे में पूछेंगे तो वो आप राजस्थान उसको अंकित कीजिएगा। अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, ये है भूमि बंध की दो क्रियाएं। अब जो भूमि बंधन होता है उसकी दो क्रियाएं किस प्रकार की होती हैं, या यदि आपने इसे डिटेल में पढ़ा होगा तो आपको पता है। अब भूमि बंधन में किसी चीज़ को जकड़ना, ठीक है। साइजिंग और प्राइमिंग दो चीज़ें होती हैं। मान लीजिए हम प्राइमिंग की यदि हम बात करें तो जब हम किसी दरवाजे पे या धरातल में किसी चीज़ का प्राइमर लगाते हैं तो वो क्या करता है, वो अणुओं का एक समावेश बांधता है। जैसे अणु बंद होते हैं, जो अणु होते हैं एक दूसरे से, पार्टिकल एक दूसरे से मिलके एक मजबूत जकड़ बनाते हैं, जिसे हम प्राइमिंग कहते हैं। या साइजिंग साइजिंग क्या होता है, जब हम कोई पेंटिंग को या किसी ऐसी जो चीज़ चौकोर हो या धरातल पर हम उसे कसने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमने कोई फ्रेम बनाया, हम उसको किसी लकड़ी के फ्रेम में कसना चाहते हैं, तो जब हम उसे कसने के लिए क्या करेंगे, चारों तरफ उसके कील लगाएंगे और उसे एक आकार देंगे, एकदम ठोस आकार देंगे, जिससे कि वो पेंटिंग अगल बगल से हिले ना। तो ये क्या होता है, इस प्रकार की साइजिंग करते हैं, अलग अलग तरीके से इसको किया जाता है। अब प्राइमिंग का तो मैंने आपको बता दिया कि किसी धरातल पर या उस तल पर हम किसी प्रकार के प्राइमर का यूज़ करते हैं, उसे प्राइमिंग इस प्रकार से उसको बनाते हैं। तो उससे क्या होता है, अब जो अणुओं के पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और उसका विघटन नहीं होता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है एचिंग में प्राथमिक अंकन को कहा जाता है। अब एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहा जाता है, इंटेग्रेलियो को ये कहा जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपके सम्मुख से, ब्रोकन कलर प्रयोग। अब ब्रोकन कलर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये कांस्टेबल द्वारा किया जाता है। ठीक है। इसलिए क्योंकि जब हम कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसमें ब्रोकन कलर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उसमें कास्टेबिन को स्थिर बनाया जाता है, इसलिए इस चीज़ का प्रयोग होता है। अब अगला प्रश्न है एक ही रंगत में बनाया गया चित्र। अब जब मान लीजिए एक ही रंगत में, मतलब हम किसी एक कलर को उठा लीजिए आप अपने सम्मुख से, या चारकोल को उठाइए, ये वाइट कलर को, ब्लैक कलर को उठा लीजिए, ये ब्लू कलर को उठा लीजिए, कोई भी एक कलर को उठा लीजिए। हम एक ही कलर में उस पेंटिंग को पूर्ण तरीके से बना लेते हैं, तो उसको मोनोक्रोम चित्र उसको कहा जाता है। मान लीजिए आपने कोई पोर्ट्रेट बनाया, किसी पेंसिल से बनाए, अब हमने उसमें किसी प्रकार का रंग का प्रयोग नहीं किया, सिर्फ हमने उसको एक पेंसिल के माध्यम से उसको पूरा पोर्ट्रेट बना दिया, या एक ही रंग। अब मैंने तो इसको आपको पेंसिल के माध्यम से, अब हम रंग की बात कर रहे हैं। आपने तटस्थ तथा रंगों के बारे में सुना होगा कभी कभार। अगर हम लियोनार्डो दा विंची के बारे में पढ़ें, या पिकासो के बारे में पढ़ें, या एम.एफ. हुसैन के बारे में पढ़ें, इन्होंने भी तट रंग का इस्तेमाल किया है, जिसे हम ब्रोकन नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं, एक तुलिका पर आधारित कलर बनाए जाते हैं, एक ही रंग से पूरा चित्रांकन किया है। अब हम जैसे एम.एफ. हुसैन की बात करें तो उन्होंने जो घोड़े की जो पेंटिंग बनाई, एक ही कलर से उसका चित्रांकन, उसका पृष्ठभूमि तैयार की थी। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, बिना तुलिका की सहायता से क्या पेस्टल का प्रयोग किया जाता है। अब बिना तुलिका में हम किसी का आधार दिए बिना किसी चीज़ को निर्मित करना, वो पेस्टल का प्रयोग किया जाता है, उसमें पेस्टल रंगों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से उसका अवलोकन किया जाता है। एक्रेलिक कलरों हेतु प्रयुक्त माध्यम क्या, जो एक्रेलिक कलर का जब हम प्रयोग किया जाता है उसका परिपक्व माध्यम क्या होता है, स्पैटलिंग
स्पेटरिंग होता है उसका, ठीक है। अगला प्रश्न है, मैग्नेटिक का सर्वप्रथम प्रयोग किस शताब्दी में हुआ? जो मैग्नेटिक का जो सर्वप्रथम जो प्रयोग हुआ था वो 17वीं शताब्दी में इसका प्रारंभ हुआ। वो 18वीं शताब्दी के अंत तक इसका चलन ज़्यादा हो रहा था, इसलिए ये यदि हम आधुनिक तौर पर भी इसको देखें तो ये आज भी उस कहीं ना कहीं प्रयोग हो है। अब मेजोटिंग के प्रयोक्ता कौन है? ये सर जोआ सोलेन व गैबरो ने द्वारा इसका निर्माण किया, इसकी खोज की थी, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, पटचित्रों को थाका के नाम से जाना जा थाकन का के नाम से जाना जाता है। ये जाना जाता है चीन जो पटचित्र जो की जो शुरुआत हुई थी, जो किसी धरातल में चित्रों का चित्रांकन किया जाता है, उसमें लेखन जो इत्यादि किया जाता है, इसका निर्माण जो हुआ था ये आपको यदि बताया जाए तो ये चीन से आरंभ होके मध्य एशियाई देशों की तरफ, ये पाश्चात्य पश्चिमी देशों की तरफ ये धीरे धीरे फैलता चला गया। रिंग रिलीफिंग इसका ये क्या है? ये त्रिआयामी गोले की आकृति होती है, इसको ये बोला जाता है, ठीक है। अब मोल्ड किसे कहते हैं? अब मोल्ड मतलब किसी सांचा, मान लीजिए हमने कोई बोतल बनानी है तो हम क्या करते हैं, उसको गर्म लोहे को पिघला के उस सांचे के अंदर डाल देते हैं, मोल्ड कहते हैं उसको। जो एक इंग्लिश में इसका मोल्ड का, हिंदी में उसका सांचा बोलते हैं। अलग अलग तरीके से हम किसी पर्टिकुलर आकार को देने के लिए, हमें कोई शेप देने के लिए मोल्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न है सौंदर्य। अब सौंदर्य है क्या? इससे पूरा जो मैंने वीडियो बनाई उसमें सौंदर्य के बारे में चर्चाएं मैंने की हैं। अब हम इस वीडियो में सौंदर्य के बारे में हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो सौंदर्य सूक्ष्म और स्थूल जगत में आत्मा की अभिव्यक्ति ही सौंदर्य है। अब मतलब जो सूक्ष्म है और स्थूल जगत में, अब स्थूल जगत में अब हम अपनी अंतरात्मा प्लस धरातल के बीच का जो समन्वय स्थापित करता है सूक्ष्म तरीके से, हम जब आत्मा हमारी भाव विभोर हो जाती है, हम किसी तरीके से प्रश्न चिन्ह हो जाते हैं, हमें अंदरूनी आत्मा जब हमारे आनंद को प्राप्त हो जाती है, या हमारे नेत्रों को किसी चीज़ को देख के सुकून प्राप्त होता है, ये एक प्रकार का सौंदर्य का ही प्रतीत होता है। सौंदर्य की परिकाष्ठा को वो परिभाषित करता है। अब टाइसेट का विद्वान का सिद्धांत, टाइसाल्ट का सिद्धांत, इन्होंने जो अपनी अभिव्यक्ति दी थी, इसमें जो इन्होंने सिद्धांत प्रतिपादित किया था, इन्होंने कहा था कि अपनी भावों को रेखाओं द्वारा या भीगाओं या भित्तिकाओं आदि के माध्यम से अन्य तक पहुंचाना और दूसरे को वैसी आकृति की अनुभूति कराना। अब हम यदि कोई कलाकार है, जब कोई कलाकार कोई पेंटिंग को बनाता है तो उसमें अपने भावों और रेखाओं के द्वारा वो अपने भाव का अभिव्यक्ति करता है, और अपने जो भाव विभोरता का जो सीमाओं को जो परे वो चित्रांकन करता है। उससे क्या होता है, जब वो माध्यम तैयार होता है तो जब कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति उसे देखता है तो उसे कहीं ना कहीं आनंद की प्राप्ति होती है, वो अंदर से भाव विभोर हो जाता है। तो इस जो कल्पना, जो इस आनंद की जो परिपूर्ति हुई है, टाइल्स यार्ड द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया था, ठीक है। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अब अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, वर्ण की उत्पत्ति। देखिए, हम वर्ण की उत्पत्ति की सर्वप्रथम किसने बताया कि वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से होती है? अब न्यूटन आइजैक ने सर्वप्रथम पहले ये प्रकाश की उत्पत्ति वर्ण से होती है इस बारे में चर्चा की थी। अगर हम कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, न्यूटन आइजैक द्वारा किसकी उत्पत्ति की गई थी? वो प्रकाश की, वर्ण प्रकाश की उत्पत्ति उनके द्वारा की गई थी, उन्होंने इस बारे में बताया था। अब प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया, वर्ण की उत्पत्ति प्रकाश से बताई गई है, और किसने बताई? ये वर्ण न्यूटन आइजैक द्वारा बताया गया है। सिर गैफिटो में जिस टूल से सर्वप्रथम अंकन किया गया, वो टूल्स क्या है? ये स्टाइल्स द्वारा उसका प्रयोग किया गया था। अब मार्टर में उपस्थित तत्व क्या होता है? उसमें सैंड, जल, बाइन, ये चीज़ें उसके अंतर्गत सम्मिलित होती है।
अब सैंड क्या होता है, जल क्या होता है, बाइंडर क्या होता है, इन चीज़ों का समावेश इसके अंतर्गत किया जाता है। अब अगला प्रश्न आपके सम्मुख से आ रहा है, मोम लगाकर कपड़े रंगीन करने की विधि को क्या कहते हैं। अब मान लीजिए हम जब कपड़ा होता है या वस्त्र होता है, उसमें हम क्या करते हैं, तो मोम लगाते हैं। तो मोम लगाने के बाद कपड़ा क्या होता है, रंगीन हो जाता है। तो उसको हम जैसे मोम को अगर हम पिघलाते हैं, उसमें कुछ केमिकल डालते हैं, तो उसमें हम जो कपड़े को भिगाते हैं, तो उसमें एक रंगीनता हमें देखने को प्राप्त होती है। तो ये क्या है, ये बाटिक बाटिक होता है, जिसमें रंग को अलग अलग रंगों के कपड़ों को हम अलग अलग रंगों से उसको बनाते हैं। मान लीजिए कोई सफ़ेद कपड़ा है, तो हम उसे दूसरे कपड़े में उसको दूसरे रंग में उसको परिवर्तित करते हैं। लाल रंग के कपड़े को हम काले बना सकते हैं, काले को पीला बना सकते हैं। ये जो विधि होती है, ये बाटिक विधि इसको अंतर्गत कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, जावा लोग मोम लगाते हैं। अब जावा के लोग मोम क्यों लगाते हैं, ये क्या है, टी बा टिंग टिंग द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अब लियोथोग्राफी की खोज किसने की, ऑल सेंडर ऑयल सेंडफेडर द्वारा इसका प्रयोग किया गया था। अब लियोथोग्राफी की खोज 18वीं शताब्दी में ऑयल सेनफ्रेडर द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों। अब अगला प्रश्न है, एचिंग में कॉपर प्लेट से कितने प्रिंटर निकाले जा सकते हैं। अब जो हमारे अगर आज की डेट में जो HP का प्रिंटर है, वो लेजर प्रिंटर है, ये इनकी क्षमता अलग अलग तरीके से होती है प्रिंट निकालने के लिए। अब हम एचिंग में कॉपर की प्लेटें जब लगती है, कॉपर की प्लेटें इसमें 2 कॉपर की प्लेटें लगती हैं, तो इनकी सहायता से जो प्रिंट निकाला जाता था पहले, वो एक बार में 1000 प्रिंटें निकाले जा सकते थे इस कॉपर की प्लेटों से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सीरोटीटो विकसित हुई। ये पेरो यूरोप में इसका उत्पादन हुआ था। इसकी जननी यूरोप को माना जाता है। एक परत में कार्य किया जाता है। अब एक परत में कार्य किया जाता है, पोस्टर रंग में एक परत में कार्य किया। हम जब कोई पोस्टर बनाते हैं या उसमें जल रंग की बात करें, तो उसमें हम एक परत में कार्य करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब प्रथम श्रेणी का रंग अब प्रथम श्रेणी का रंग क्या होता है, विरिडिजन होता है। ठीक है। अब अब खसड़ा खसड़ा कहते हैं, स्केच को कहते हैं। ठीक है। अब कोणीय रेखाएं प्रकट करती हैं। अब कोणीय रेखाएं क्या प्रकट करती हैं, व्याकुलता का भाव प्रकट। अब जो कोणीय रेखाएं आड़ी तिरछी, कभी ऊपर को होती, कभी नीचे को, कभी बाएं जाने के लिए होती, कभी लहरदार हो जाती है। अब ये कौन, जब हम जैसे हम कोई कोण बनाते हैं, कोणों को क्या होता है, अलग अलग डिग्रियों पे, अलग अलग अंशों पे उसको निर्धारित करते हैं। अब हमें कहीं भी, अब मान लीजिए हम 10 कोणों को एक साथ बनाते हैं, जब हम उसे देखते हैं, तो हमारे नेत्रों को कहीं ना कहीं उसको देख के पीड़ा पहुंचते है, व्याकुलता, उसको ऐसा लगता है कि यार इसे फाड़ दिया जाए। तो ऐसा जब प्रतीत होता है, तो ये व्याकुलता का भाव प्रकट करती है। अब जल रंग का चित्रण किस शताब्दी में हुआ। अब यदि मैं जल रंग की बात करूं, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई थी, वो 18वीं शताब्दी में हुई थी। ठीक है। यूरोप में इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब अगला प्रश्न है, जल रंग। अब जल रंग है जो जल रंग के पिता जल रंग के जो पिता के तौर पर किन्हें जाना जाता है, वो पॉल सैंडाई को ही जल रंग के पिता के तौर पर माना जाता है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है आपके सम्मुख से, अगला प्रश्न है, फेरिस्को पर वार्निश की जाती है। ये वैक्स वार्निश फेरिस्को विधि के अंतर्गत की जाती है। ठीक है। इम्पेस्टो का आरंभ जॉन बेटल बाप द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, इसको प्रतिपादित किया था। अब अगला प्रश्न है, जल रंग को कपड़े या कागज से रब करने की तकनीक को क्या कहते हैं। जब मान लीजिए हम
जब हम पेंटिंग करते हैं या फिर कोई स्केच बनाते हैं, तो हम या पेंसिल से या जल रंग से या रंग से हम क्या करते हैं, कपड़े से उसको स्केच करते हैं, मतलब रब करते हैं, हम उसको थोड़ा सा सेट देने की कोशिश करते हैं। ये फाइटेज द्वारा इसको सर्वप्रथम पहले इसका प्रयोग किया गया था। इस प्रकार की जो क्रियाएं थी उनके द्वारा ये की जा रही थी, ठीक है। अब एक्रेलिक चित्रण क्या होते हैं, ये लैटिन ग्रुप द्वारा प्रारंभ किया गया था, ठीक है। अब छोटे छोटे बिंदुओं को पास पास रखकर छाया प्रकाश का प्रभाव दोगा द्वारा ये क्या रिप्लीटिंग कहा जाता है इसको, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यह है वाह चित्रण का आरंभ कहाँ कहाँ से हुआ। जो वाह चित्रण का आरंभ हुआ था वो बंगाल स्कूल से हुआ था, और गोल किनारे वाली जो तुलिकाएं बनाई जाती थी वो फील्ड बट द्वारा इसका निर्माण किया गया था, इसका चित्रांकन किया गया था। अब तैल चित्रण का माध्यम क्या होता है, प्लास्टिक सनन इम्पाइलेंस नहीं होता है इसमें। तैल जो चित्रण का माध्यम होता है, इम्पाइलेशन नहीं होता है इसके अंदर, ठीक है। अब तारपेन, इसके अंदर क्या आता है, तारपेन का असली का तेल, वार्निश का तेल, पॉल सैंडबाई की जो चित्रण के इसको पिता माना जाता है, वो जल रंग के माने जाते हैं। इन्होंने जल रंग में 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड और यूरोप के मध्य देशों में इसका आरंभ हुआ था। अब अगला प्रश्न है, धरातल की बनावट पोत कहलाई जाती है। तब जब हम कोई चीज़ धरातल में बनाते हैं तो पोत कहलाई जाती है। अब अंतराल क्या होता है, अब अंतराल कागज न कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। देखो अंतराल, जब कोई कलाकार किसी चित्रों को करता है तो वो एक निश्चित धरातल पर उसको करने की कोशिश करता है, तो उसको क्या कहा जाता है, अंतराल कहा जाता है, ठीक है। अब आपके सम्मुख से अगला क्वेश्चन मैं रख रहा हूँ। ये अगला क्वेश्चन है, नारंगी तथा बैंगनी रंग मिलाने पर रोसेट बनता है, ठीक है। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपके सम्मुख लाया हूँ। यदि आप लोगों को ये वीडियो आए, प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।